नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज़ जुड़ती है मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पर्यावरणीय जो संकट है वो देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? तो मध्य प्रदेश के जो साल के जंगल हैं वो कहीं न कहीं विनाश की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उनका जो खतरा है वो अब उत्पन्न हो चुका है। तो इसी न्यूज़ की चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक-एक करके हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या आ रही है। तो मध्य प्रदेश में जो साल के जंगल हैं, जो साल वृक्ष है, उस वृक्ष के जो बड़े-बड़े जंगल हैं, उनके सामने अब विनाश का खतरा देखने को मिल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो बोरर का जो प्रकोप है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसके कारण देखें तो लगभग एक बड़ी संख्या में जो साल के वृक्ष हैं वो अब खतरे में पड़ चुके हैं। और ये जो घटना है ये काफ़ी पहले इस तरह की एक और जो प्रकोप है इस तरह के वृक्षों के सामने जब आई थी, ठीक वैसी ही समस्या एक बार फिर आ चुकी है। और साल के जो पेड़ हैं, इन पेड़ों के कहीं न कहीं आगामी समय में, आने वाले समय में जो नष्ट होने का खतरा है वो सबके सामने आ चुका है। खास तौर पे देखेंगे जो मध्य प्रदेश का जो एमपी स्टेट है, इसका एक खास जो जिला है डिंडौरी, इस जिले को अगर आप जानते होंगे तो इस जिले में आप जाएंगे तो बड़े स्तर पे क्या है कि साल के जो हार्डवुड हैं उन पर बोरर का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। और अनुमानित संख्या क्या है कि एक बड़ी जो संख्या है वो पेड़ों के साल की, वो कहीं न कहीं देखें तो वो खतरे में पड़ी हुई है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर 30 से लेकर 35% साल के जो पेड़ हैं वो प्रभावित हो चुके हैं। कुछ जगह ये जो मात्रा है वो 50% से भी क्या हो चुकी है, वो अधिक हो चुकी है। और ये स्थिति वैसे ही है जैसे 1995 में देखने को मिला था, जब विशाल साल के वृक्षों के लिए महामारी जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई थी। और वही जो स्थिति है एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति होते दिख रही है। बढ़ी हुई जो नमी है, भारी वर्षा है, बदलते हुए जो मानसून की समस्या है, उसने इस पूरे पैटर्न में कीटों की जो संख्या है उनको कई गुना बढ़ा दिया। अगर थोड़ा-सा हम और मसले को और डिटेल में हम देखें तो हुआ क्या है, तो 2025 में मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मंडला, सिद्धी, अमरकंटक जैसे जो क्षेत्र है यहाँ पर साल, हार्टवुड, बोरर का जो एक प्रभाव है, जो संक्रमण है, उसका एक इतिहास रहा है और फिर ये रिपीट होने जा रहा है। इसके पीछे जो कारण है वो क्या है कि अधिक वर्षा होने से जो आर्द्रता है वो काफ़ी बढ़ गई है। जो जंगल का घनत्व है वो कहीं न कहीं बदल रहा है। पेड़ों के स्तर पे देखें जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेस है वो देखने को मिल रहा है। और पहले की जो चेतावनियाँ थी, जो स्थिति 1995 में आई थी, उसे जो नज़रअंदाज किया गया उसका अब परिणाम देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि आखिर ये स्थिति चिंताजनक क्यों है? तो देखिए, अभी तक कहें तो साल के जो पेड़ हैं अधिकांश 30 से 35% जो पेड़ हैं वो संक्रमित हैं और कहीं-कहीं ये जो मात्रा है ये 50% तक पहुँच चुकी है। भारी संख्या में जो पेड़ हैं वो एक खास क्षेत्र में ही स्थित हैं और पूरे जिलों में देखेंगे तो लाखों पेड़ के नष्ट होने की जो संभावना है वो बढ़ गई है, क्योंकि जो साल के पेड़ होते हैं वो काफ़ी अहम होते हैं। आगे हम देखेंगे इन पेड़ों का महत्व क्या है और ये पिछली घटनाओं का कहीं न कहीं देखें तो एक बार पुनरावृत्ति जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तापमान, आर्द्रता, माइक्रो क्लाइमेट में जो बदलाव है और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें देखें तो कहीं न कहीं एक असंतुलन की स्थिति देखने को मिल रही है। थोड़ा-सा यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी साल हार्टवुड बोरर है, आखिर ये है क्या? इसका वैज्ञानिक नाम आप देख सकते हैं कि हैप्लो सेरामिम्बिक्स है। इसके अलावा इसका जो प्रकार है वुड बोरिंग बेटल कहलाता है। मुख्य विशेषता क्या है कि मादा जो छाल है उसमें लगभग 250 अंडे इसके होते हैं। लार्वा जो है वो 6 से 7 महीने तक तने के अंदर एक तरह से घुसे रहता है, सुरंग जैसी स्थिति बना लेता है। जीवन चक्र क्या होता है, मानसून पर निर्भर होता है और पेड़ की जो रोल है, जो रेजिन होता है, उसकी रक्षा जो कवच होती है उसको ये कमज़ोर कर देता है। पेड़ों में पीली-पीली धारियाँ दिखाई देने लगती है। कई बार अगर आप साल के वृक्ष देखे होंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और इसे पहचानना बड़ा आसान होता है। अगर कुछ और बातों की चर्चा करें, जो भी साल हार्टवुड बोरर है, इसका जो जीवन चक्र है, एडल्ट जो इमर्जेंस से पहली भारी बारिश के साथ ही ये स्टार्ट होता है। एग लेइंग की बात करें तो ये तेज़ी से छाल में अंडे देता है
और तने की जो हार्डवुड है उसमें 6 से 7 महीने ये देखा जाता है। लंबी लंबी सुरंगें एक तरह से धारियों के रूप में ये बनाता है, जो रस जो चूसने की बात होती है वो करता है, जिस कारण से देखें जो वृक्ष है वो काफ़ी क्या होने लगते हैं, वो कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक इसी तरह से आपको ये देखने को मिलता है। और इसी कारण से देखेंगे तो जो पेड़ के अंदर ये धीरे धीरे क्या होता है, ये अब पपटेशन की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट मानसून जब आता है तो फिर नए जो एडल्ट्स हैं अगले मानसून के साथ फिर से पैदा हो जाते हैं। ट्रिगर करने से पर्यावरणीय जो कारक है, जिसमें टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लो लांग जो मानसून है, स्टॉर्म फायर से कमज़ोर हुई लकड़ियाँ हैं, बड़े पैमाने पर जो मोनोकल्चर है या डिफॉरेस्टेशन जैसी जो स्थिति है वो इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर देखेंगे साल के पेड़ों पर जो प्रभाव हो रहा है, खासतौर पे रेजिन जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये पूरी तरह से विफल है। साल पेड़ हमला होने पर जो रेजिन निकलता है सामान्यतः देखेंगे 85 से 100% जो लार्वा है वो उसी में डूब जाते हैं। भारी जो संक्रमण है उसकी स्थिति देखने को मिल रही है। पूरी तरह से लकड़ी में एक सुरंग का जाल आपको देखने को मिलेगा और पीली पीली जो धारियां हैं वो उस वृक्ष पर उत्पन्न आती हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम के पारिस्थितिकी प्रभाव की बात करें, इकोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है, देखिए जो फॉरेस्ट स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं क्राइसिस में है। जो ऊपर की छतरी एक कैनोपी होती है किसी भी पेड़ की, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। और इस कारण से क्या है कि जो सनलाइट है वो बढ़ गया है, क्योंकि वो आने वाली सौर विकिरण को ढक नहीं पा रहा है। और इस कारण से देखेंगे जो अंडर ग्रोथ है वो सूखने लगते हैं। इन्वेसिव जो स्पेसीज है उसका जोखिम बढ़ जाता है और भी अन्य जो कीट हैं वो उभरने लगते हैं। वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो बारहसिंगा, हाथी, गौर, हिरण का जो निवास संकट है वो कहीं ना कहीं अब संकट में आ जाएगा, क्योंकि इनका प्राकृतिक आवास होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है। जो ग्रासलैंड है वो भी प्रभावित हो रहे हैं और कई सारे जो जीव हैं, वन्यजीव हैं, उनका जो एक चक्र है, जो साइकिल है, वो भी प्रभावित हो रहा है। क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात करेंगे तो कैनोपी जो है वो कहीं ना कहीं उसके हटने से तापमान बढ़ सकता है। जो एक मृदा की जो नमता है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और इस कारण से देखेंगे तो यहाँ पर इवेपोरेशन जो ट्रांसपीरेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। हीट आइलैंड का प्रभाव बढ़ेगा, पेड़ों की कमी होगी, कम वर्षा होगी, नया जो ड्राट लूप है वो उत्पन्न हो सकता है, सूखे का प्रभाव बढ़ सकता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे तो देखिए लाख का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तेंदूपत्ता जो बड़े स्तर पे देखें तो यहाँ पर एमपी में उत्पादित होता है वो कम हो जाएगा। जो लकड़ी उद्योग है उसे भारी नुकसान होगा। आदिवासी समुदाय की आय पर सीधे असर पड़ेगा। जंगल आधारित जो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो भी पहले से काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो एक बड़ा जो इम्पैक्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्तर पे वो देखने को मिल सकता है। ये जो घटना है पहले भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी 1995 में, और आज की जो स्थिति है ठीक इसी से मिलती जुलती है, क्योंकि अब देखेंगे कि पहले वाले पैटर्न पे ही ग्रामीण ऑन ग्राउंड जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। जो भी अधिकारी मिनिमल डेटा है वो बता रहे हैं और जो पेड़ हैं उनकी संख्या कम बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो स्थिति है वो काफ़ी अधिक है, काफ़ी भयावह है। और क्लाइमेट देखें तो इसे कहीं ना कहीं और बढ़ा रहा है। 2026 में बड़े जो प्रकोप हैं उनकी आशंका पूरी तरह से व्यक्त की गई है। अगर साल के वृक्षों के जंगलों की बात करेंगे कि आखिर इनका महत्व क्या है, तो साल जो वृक्ष हैं, इनके जो जंगल है, भारत के उष्णकटिबंधीय जो नर्म पर्णपाती वन है उनका सबसे अहम हिस्सा माने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। यहाँ पर जो भी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है, जहाँ पर क्या होती है, जो वर्षा होती है वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो जहाँ भी इस तरह की वर्षा होती है वहाँ पर खासतौर पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये जो साल के वृक्ष हैं ये उत्पन्न होते हैं। भारत में साल के वनों का जो विस्तार है वो झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के जो साउदर्न पार्ट हैं या पश्चिम बंगाल का जो दुआर वाला जो क्षेत्र है या बिहार जो जैसे क्षेत्र हैं वहाँ पर खास तौर पे ये जो वृक्ष है ये देखने को मिलता है। इसके अगर खास सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो भारत में कुल वन क्षेत्र का लगभग आप देखेंगे 1/4 जो क्षेत्र है वो साल वनों से ढका हुआ है। और इन वनों में देखेंगे तो बहुत सारे जो वन्य जीव हैं, जैसे हाथी है, गौर है, बारहसिंगा है, बाघ है, ये क्या है, इनका प्राकृतिक आवास ये है। जलवायु नियंत्रण की बात करेंगे तो इनसे खास तरह का जो छाया है, जल को संरक्षण मिलती है, कार्बन जो अवशोषण है वो होता है और मृदा में एक खास नमी बनी रहती है। लाख, महुआ, तेंदूपत्ता ईंधन के लिए बहुत सारी जो लकड़ियां हैं ये आदिवासियों के लिए एक खास आधार बनती है, यानी उनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि ये जो समस्या है ये आने वाले समय में एक गंभीर जो संकट है वो लाने वाली है।
अधिकांश भारत के लगभग 25 से 30% जो वन क्षेत्र है, वहाँ पर साल के जो जंगल हैं, वहाँ पर अब संकट है। और वन जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी जो रीढ़ है, साल के जंगल, वो कहीं न कहीं प्रभावित होने वाले हैं और इसका एक बड़े स्तर पे जो प्रभाव है, वो देखने को मिल सकता है। इससे क्लाइमेट जो ट्रिगर है, वो भी ट्रिगर होने की बात कही जा रही है कि 2025 का जो मानसून है, उसमें वर्षा अपेक्षाकृत अधिक हुई और इसी कारण से देखें तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई और इस कारण से जो बोरर प्रजनन है, वो काफ़ी बढ़ गया। कैनोपी छाया घटने से और इनकी संख्या बढ़ी है, तापमान बढ़ा है, बाष्पीकरण बढ़ा है, मिट्टी का क्षरण बढ़ा है, माइक्रो स्तर पर हैबिटेट का नष्ट होना यहाँ पर देखा जा रहा है। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जो भी फॉरेस्ट हेल्थ है, उससे जुड़े हुए जो संकट है वो उत्पन्न हो सकते हैं। जो पेड़ हैं वो निष्क्रिय स्थिति में जा सकते हैं, गर्मियों में कीटों का उद्भव और बढ़ सकता है और 2026 में गर्मी के बाद जो संभावित स्थिति है वो और भी भयावह हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में देखेंगे जो भी सरकारी प्रतिक्रिया है वो अभी तक पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। एक तो अधिकारियों के स्तर पे जो डेटा दिए जा रहे हैं वो सही नहीं डेटा है, व्यवहारिक स्तर पे वो सही नहीं है। अधिकारियों ने केवल जो 5000 पेड़ों को संक्रमित होने का दावा किया है, ये ग्राउंड रिपोर्ट सही नहीं है, ये अवास्तविक डेटा है। प्रारंभिक जो भी चेतावनियां हैं उनको अनदेखा किया गया है। वैज्ञानिक जो रिपोर्टें हैं अभी वो पेंडिंग में है, सही तरीके से उनको लागू भी नहीं किया गया है। अगर नियंत्रण की बात करेंगे कि क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो पहली बात, ट्रैप ट्री जो मेथड है सबसे वैज्ञानिक और प्रभावी तरीका है। पेड़ को काटकर रस निकाला जाता है, भृंग आकर्षित होते हैं। कर्मचारियों के द्वारा कीट का जो सिर है वो काटकर गिनती की जाती है। प्रति हेक्टेयर 1 से 2 ट्रैप ट्री की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की जाती है। मानसून की पहली बारिश से लेकर 3 दिन तक कोई भी कीट ना मिलने तक चलती है। दूसरी बात देखिए, अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है, रिमोट सेंसिंग, ट्रैप नंबरों का जो डिजिटाइजेशन है और जो भी मॉइस्चर इंडेक्स है उस पर आधारित जो फोरकास्टिंग है वो की जा सकती है। क्लाइमेट लिंक जो पेस्ट है उससे संबंधित मैनेजमेंट किया जा सकता है। मानसून में एनोमली जो ट्रैकिंग है वो की जा सकती है। अल नीनो या ला नीनो जैसे आधारित जो कर सकते हैं पहले से जो फॉरेस्ट पेस्ट जो मॉडलिंग है उसको अपनाया जा सकता है। या फिर समुदाय के स्तर पे, कम्युनिटी के स्तर पे जो भी इन्वॉल्वमेंट है, ग्रामीणों की जो शिकायतें हैं, ग्राउंड अर्ली जो वार्निंग सिस्टम है वो लागू किया जाए। जॉइंट फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। और सबसे खास बात है कि सिल्वी जो कल्चरल जो प्रैक्टिस है उसे पेड़ों के स्तर पे स्वस्थ रखने के लिए एक थिनिंग जो प्रक्रिया वो अपनाई जा सकती है। वाटर लॉगिंग कंट्रोल किया जा सकता है जहाँ भी जल जमाव जैसी स्थिति है। मिक्स जो प्लांटेशन है, मोनोकल्चर रिस्क को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। यानी एक ही तरह के जो साल के बड़े बड़े जंगल हैं वहाँ पर अन्य जो अलग अलग वृक्ष हैं उनको भी प्राथमिकता दी जा सकती है। तो इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, साल हार्टवुड बोरर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ये कीट केवल मृत पेड़ों पर हमला करता है, इसका जीवन चक्र मानसून से जुड़ा होता है। मादा भृंग लगभग 250 अंडे देती है। ट्रैप ट्री विधि इसके प्रकोप को नियंत्रित करने की एक प्रमुख टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है, पद्धति है। सही उत्तर चुनिए। कूट दिए गए हैं केवल 1 और 2, 2 3 4, 4 या फिर 1 3 4। तो सही जो विकल्प है उसका चुनाव आपको करना है। तो इस तरह से हमने देख लिया पूरे न्यूज। एक और सूचना है आप सभी के लिए, यूपीपीसीएस मेंस 2025 के लिए क्रैश कोर्स मेंटरशिप प्रोग्राम संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें 920 सीटों के लिए 100 दिनों का जो विशेष कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है। ऑफलाइन प्रयागराज सेंटर पे है और कोर्स की जो फीस थी वो 15,000 थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद अब ऑनलाइन जो फीस है वो 7,500 है और ऑफलाइन जो फ़ी है वो 9,500 है। इसके अलावा भी देखेंगे तो इसका जो बैच है ये 8 दिसंबर को शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।